कहानी है एक बेटी होना। अम्मा तुम अब तक तैयार नहीं हुई? शर्मा के यहाँ नहीं जाना है का? ओसारे में घुसते हुए ठकुराइन ने आवाज लगाई। अरे ठकुराइन तनिक ठहरो, हम अभी आवत है। यह कहकर अम्मा उठी और चांदनी को आवाज लगाने लगी। घर के अंदर जाकर बहू से बोली, सुन जरा आपन कवनो बढ़िया साड़ी निकल देव। शर्मा के पोते के 27 में जाना है। आपन पोते का 27 तो लागत है नसीबे में ना है। दूसरों के यहाँ ना जाए तो ये औरतें राई का पहाड़ बना दी हैं। अम्मा का विष बुझा तीर चांद के कलेजे को बे गया। लेकिन संस्कारों में बंधी चांदनी अपने दर्द को छिपाकर अम्मा को तैयार करने में मदद करने लगी। श्रीमान का परिवार गांव के इज्जतदार परिवारों में एक था। धर्मपरायण माँ, जिसे गांव वाले अम्मा के नाम से बुलाते हैं, परिवार के प्रति समर्पित पिता, सुंदर सुशील एवं सुशिक्षित पत्नी के होते हुए भी इनकी जिंदगी में एक सुनापन था। पेशे से अध्यापक श्रीमान शादी के 5 वर्षगांठ पूरे कर चुके थे, लेकिन चांदनी की गोद अभी भी सूनी थी। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। किसी शायर की उपर्युक्त पंक्तियां श्रीमान के परिवार पर एकदम सटीक बैठती थी। श्रीमान के औलाद न होने की टीस सबसे ज्यादा अम्मा को थी। बुढ़ापे में पोता खिलाने की हसरत भला किस व्यक्ति में न होगी। पोते के सुख से वंचित अम्मा के दिल से दर्द जब शब्द के रूप में बाहर आते तो लक्ष्य चांदनी का सीना ही होता। वो तो भला हो श्रीमान का, जिसके प्यार के छाव में आकर चांदनी अम्मा के दिए जख्मों को भूल जाती थी। भारतीय समाज की अजीब विडंबना है, अगर दोष पति में हो तो भी ठीकरा पत्नी पर ही फूटता है। पहले तो श्रीमान भी इस मुद्दे को हल्के में लेते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें भी चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने शहर के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मदद ली, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अम्मा ने भी अपने स्तर पर पोते के लिए हर संभव प्रयास किया। मंदिर की चौखट पर माथा टेकना हो, जप अनुष्ठान कराना हो या व्रत त्योहार रहना, अम्मा हमेशा आगे रही। लेकिन भगवान का दिल नहीं पसीजा। अंत में डॉक्टरों की सलाह पर श्रीमान ने टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया। फिर क्या था, मुरझाए सूखे फसलों जैसे चेहरों में जान आ गई। अम्मा के खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर समाज में सर उठा के जीने लायक जो होने वाली थी, अम्मा की खुशी के छांव में सबके मुखमंडल पर एक आभा आ गई। एक दिन अम्मा बड़े प्यार से श्रीमान को अपने पास बैठाया और पूछा, वो ठकुराइन की बड़ी बहू, अरे जो कानपुर में रहती है, कह रही थी कि शहर में ऐसे ऐसे डॉक्टर है जो ये बतावत है कि औरत लड़का जनेगी या लड़की। श्रीमान बोला, हाँ है, लेकिन उसे तुमरा मतलब है। अम्मा थोड़ा श्रीमान की तरफ खिसक कर बोली, हमका ही जाने का है कि चांदनी लड़के की माँ बनेगी या लड़की की। अरे अम्मा, लड़का हो या लड़की का फर्क पड़त है, तुम्हें तक खुश होवे की चाहिए कि तू दादी बन रही हो। श्रीमान बोला। अम्मा ने जोर देते हुआ कहा, फर्क पड़त है, लड़की से कोनो वंश थोड़े चलत है, मरने के बाद मुक्ति लड़के से ही होगी। गया में पिंडदान देके हमनी के पितरन के लटकवे तारी। अम्मा ये सब बकवास है। श्रीमान बोला, दुनिया कितना आगे बढ़ गई और तू रह गई वही के वही। अच्छा एक बात बताव, अगर लड़की हुई तो? अम्मा तपाक से बोली, नुकसान करवा देगे। का कहत हो अम्मा? एक बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है उसकी जान इसलिए ले लिया जाए कि वह लड़की है? एक मेढक या गिरगिट अगर हम लोग मार दे तो पाप की दुहाई देने लगाती हो, और बच्ची के जान पर तोहरा तनिको संकोच नहीं। अम्मा, ई पाप हमसे ना होई, और तू मुंह कान खोल के सुन लो, इस मुद्दे पे हमसे फिर कोई बात ना करे हो। यह कहकर श्री जाने लगा। माँ बेटे के बीच का खुसुर पुसुर चल रहा है, थोड़ा हमको भी तो बताओ। श्री के पापा उसकी तरफ आते हुए बोले, आप ही समझाओ श्री को। अम्मा ने कहा। श्रीमान ने पूरी बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने भी श्री का ही साथ दिया। अम्मा मन महसूस कर रह गई। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उठता रहा। आखिरकार वह मंजिल भी नजदीक आ गई, जो अम्मा के परिवार को खुशियों से भरने वाली थी। अम्मा को पूरा विश्वास था कि लड़का ही होगा। लड़के की खुशी में हुए वाले जश्न की अनेकों रूपरेखाएं उनके मन में बन और बिगड़ रही थी। ऑपरेशन के दिन वह सुबह से ही भगवान के दरबार में पालथी मारकर बैठ गई। बेटा मांगने की प्रार्थना, अगर ईश्वर मंजूर करता चले तो धरती पर बेटों की बाढ़ आ जाए।
खुशखबरी की उम्मीद में पलक पावड़े बिछाए जैसे ही अम्मा को लक्ष्मी प्राप्ति की सूचना मिली, उनकी इच्छाओं पर कुठाराघात हो गया। सारे सपने शीशे की मानंद चूर चूर हो गए। चारों तरफ से निराश अम्मा अब अपने कमरे तक सीमित हो गई। पोते के न होने का शूल अम्मा के सीने में ऐसा समाया कि परिवार की लाख कोशिशों के बावजूद वह दूर नहीं हुआ और उनकी जान लेकर ही माना। माता और पिता के स्नेह के छत्र छाया में रेशमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गोल मासूम चेहरा, सेब जैसे गुलाबी गाल और सर पर खुले काले घुघराले बालों वाली रेशमा को जो देखता देखता ही रह जाता। अपने नटखट एवं बालसुलभ हरकतों से रेशमा ने अपने दादा का दिल जीत लिया था। उनका ज्यादा समय रेशमा के साथ ही बीतता। बचपन से ही रेशमा में तीक्ष्ण बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके दादा हमेशा कहा करते थे कि मेरी पोती किसी पोते से कम नहीं है और यही हमारा नाम रोशन करेगी। रेशमा की प्राइमरी शिक्षा पूर्ण होने के बाद आगे की शिक्षा के लिए श्रीमान ने नजदीक के शहर में अपना नया आशियाना बना लिया। प्रखर बुद्धि और सौम्य स्वभाव वाली रेशमा नित नई सफलता के आयाम चूमती उच्चतर माध्यमिक कक्षा में आ गई, जहां से भविष्य की दिशा निर्धारित करनी थी। श्री इस संबंध में रेशमा की इच्छा को वरीयता दी। उनका मानना था कि बच्चों को अपना भविष्य चुनने की आजादी होनी चाहिए और माता पिता की भूमिका एक मार्गदर्शक की भांति ही उचित है। रेशमा ने डॉक्टर बनने का निर्णय किया। प्रतिभा तो रेशमा में थी ही, मेहनत का साथ मिला तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी उसने अपनी सफलता के झंडे फहरा दिए। रेशमा का प्रवेश प्रदेश के अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो गया। रेशमा का उद्देश्य एक अच्छे डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सुख और दुख जिंदगी रूपी सिक्के के दो पहलू है। एक जाएगा तो दूसरा जरूर आएगा, जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना निश्चित है। रेशमा की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आया जो न केवल रेशमा बल्कि उसके परिवार को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। एक मनहूस शाम को रेशमा के खुशियों से भरे चमन को कुछ मदमस्त हाथियों ने तहस नहस कर दिया। रेशमा की प्रकाशमय जिंदगी अमावस की काली रात में बदल गई। रेशमा अपने ही घर में रह गई, एक जिंदा लाश बनकर। जीने की लालसा उसके अंतर्मन से खत्म हो गई थी। शरीर का घाव कितना भी गहरा हो, भर जाता है, मगर आत्मा पर लगी चोट जिंदगी भर टीस देती रहती है। यही हाल रेशमा का था। घटना की याद आते ही वो चीखने चिल्लाने लगती। अपनी बेटी की इस दशा से श्री और चांदनी की जिंदगी भी जहन्नुम बन गई थी। श्री कभी कभी सोचते कि आखिर क्या दोष था रेशमा का। सुंदर होना गुनाह है क्या? मजबूर और लाचार माता पिता अपनी बेटी की स्थिति पर आंसू बहाने और रेशमा की हालत के जिम्मेदार दरिंदों को कोसने के सिवाय कर भी क्या सकते थे। लेकिन कोई अपने कलेजे को यूं तो छोड़ नहीं सकता है। उन्होंने रेशमा के लिए डॉक्टर के साथ मनोचिकित्सकों की भी सेवा ली। दोस्तों का साथ भी रेशमा के लिए काफी मददगार सिद्ध हुआ। इन सभी के अथक प्रयासों का फल रेशमा में दिखने लगा और वह अपनी पूर्व स्थिति से बाहर आने लगी, लेकिन अभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। कैसी विडंबना है, अपराध करने वाले समाज में खुले घूम रहे हैं और अपराध की शिकार अबला समाज के डर से घर में दुबकने को मजबूर है। एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने रेशमा की सोच ही बदल डाली। उस दिन उसकी माँ बाथरूम में थी, उसने वहीं से आवाज लगाई, रेशमा बेटा, दूध वाले से दूध ले लेना। थोड़ी देर बाद दूध लेने गई। रेशमा ने देखा कि एक 60 साल का बूढ़ा जिसका एक पांव जांघों के नीचे से गायब है, उसकी वैशाखी सीढ़ियों के रेलिंग के सहारे खड़ी है। दूध लेने के बाद वह जैसे ही कमरे की तरफ मुड़ी, उसके हल्के से धक्के से दूध वाले की वैशाखी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे की ओर चली गई। वैशाखी उठाने वह जैसे ही नीचे की ओर लपकी, बूढ़े ने उसे मना कर दिया और बोला, बेटी आज तुम मुझे वैशाखी पकड़ा दोगी, लेकिन जब कल ये फिर गिरेगी तो मैं किसके सहारे की वाट ढूंढूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना वैशाखी खुद उठाने की आदत डाल लूं। कष्ट तो होगा, लेकिन खुशी होगी कि मैंने अपना काम स्वयं किया है। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह अपनी वैशाखी उठाकर अपनी राह चलता बना। रेशमा उसे तब तक देखती रही जब तक वह दिखाई देता रहा। उस दूध वाले की बात रेशमा के दिलो दिमाग में घुसकर अंतर्मन में हलचल मचा गई। रेशमा ने ठान लिया कि अब बहुत हो गया, वह सब कुछ भूलकर आगे बढ़ेगी।
काम मुश्किल था, लेकिन एक बार अगर कोई मन में दृढ़ संकल्प कर ले तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पापा, मैं कल से कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल पर डिनर के समय रेशमा ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बेटा, इतना जल्दी नहीं, तुम इस सेमेस्टर में ड्रॉप करोगी। हम लोग इस हालत में तुम्हें कॉलेज नहीं भेजना चाहते। माँ ने भी उसके पापा के हाँ में हाँ मिलाई। डोंट वरी पापा, आई एम फाइन। मम्मी पापा के लाख मना करने बावजूद रेशमा अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज चली गई। दोस्तों के सहयोग से रेशमा अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। लेकिन इस बार रेशमा पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरपूर थी। रेशमा के आत्मविश्वास को देखकर उसके सारे दोस्त खुश थे, लेकिन उन्हें रेशमा में परिवर्तन एक अबूझ पहेली लग रही थी। कॉलेज टाइम के बाद एक दिन रेशमा अपने मित्रों के साथ थाने जा पहुंची और केस की प्रगति के बारे में जानना चाहा। लेकिन रेशमा को हाथ कुछ नहीं लगा। थाने में सहयोग न मिलने पर उसने अधिकारियों को पत्र लिखा। महीने भर के अपने प्रयासों और वरिष्ठ मेडिकल छात्रों के सहयोग से धरना प्रदर्शन का आयोजन कर अपने केस को सीबीआई से जांच के लिए प्रशासन को मजबूर कर दिया। अंततः आरोपी पकड़े गए और रेशमा के दिल को सुकून मिला। एमबीबीएस और एमडी की डिग्री के बाद रेशमा ने सरकारी सेवा के बजाय अपने नर्सिंग होम के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। श्रीमान और चांदनी अपना सब कुछ रेशमा के खुशियों के लिए समर्पित कर उसके साथ हो लिए। अपने सहयोगी स्वभाव और मधुर व्यवहार से उसने शहर में अपनी एक पहचान बनाई। माता पिता के लाख आग्रह के बावजूद उसने शादी नहीं की और अपने जीवन को असहाय, गरीब, जरूरतमंद महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। उसका मानना था कि महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उन्हें अपने आप को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।